Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Rambha Gulade. Today we are going to discuss TGT history and PGT history. डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से, क्योंकि 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में लेकर के आ रही हूँ। 71 क्वेश्चन को हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पर स्थानांतरी में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ एक बात कि आप जो है मेरा मोटिवेशन लगातार बनाए रखने के लिए और क्वेश्चंस को में नई इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए आप अपना थंब जो है स्टूडेंट, उसको थंब को प्रेस करें, ठीक है स्टूडेंट, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्यों काफ़ी मेहनत से ये चीज़ वीडियो भी बनाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को समझेंगे हम 10 सीरीज़ की। ये जो वैदिक काल और वैदिक काल, ये हमारा लास्ट है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन पर स्थानांतरी में सम्मिलित नहीं है। तो पहले लिखा हुआ भगवत गीता, बी में लिखा हुआ भगवत, और सी में उपनिषद, और डी में लिखा है ब्रह्मसूत्र। ठीक है स्टूडेंट, अगर बात की जाए पर स्थानांतरी की, तो एक हमने पढ़ा था ऋग्वेद। क्या पढ़ा था हमने स्टूडेंट? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद पढ़ा था। ठीक है, मैंने बताया इसको पढ़ने वाले क्या क्या कहलाते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है, सामवेद को पढ़ने वाला बताता है, यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहता है, उदरवाई। ठीक है, मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ ये जो तीनों हैं इनको क्या कहा गया है? वेद त्रयी कहा गया, वेद त्रयी। ठीक है स्टूडेंट, वेद त्रयी किसे कहा गया? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या गया? वेद त्रयी। ठीक है, और यहाँ पे पूछा पर स्थानांतरी में सम्मिलित नहीं है, यानी कि अगर हमें पता होगा पर स्थानांतरी में क्या सम्मिलित है तो हम इसको राइट आंसर को इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि वेद त्रयी में कौन सम्मिलित है, तो मैंने आपको बता दिया सम्मिलित कौन है, और इसमें से अगर ऑप्शन आ जाएगा कि कौन नहीं है तो हम बहुत ईजी वे में इस क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे। इसी तरीके से हमें पहले ये देखना है कि पर स्थानांतरी में स्टूडेंट कौन सम्मिलित पहले है। ठीक है, जो हमें 3 आंसर याद रहेंगे, राइट, पॉजिटिव, तो नेगेटिव हमको जल्दी से टिक कर पाएंगे, अंडरस्टूड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। समझते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन को समझते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 71 की देखिए। 71 में देखिए, रेड कलर लेते हैं। पर स्थानांतरी में सम्मिलित नहीं है, तो हमें देखना पहले कौन सम्मिलित है। देखो पहले लिखा उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। ये क्या है? वेदांत के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। ये पर स्थानांतरी होने के साथ साथ क्या है? वेदांत के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। वेदांत के 3 प्रमुख मैन जो हैं, पिलर हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनके नाम कौन कौन से हैं? एक उपनिषद, दूसरा भगवत गीता और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। ठीक है, तो यदि इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? भगवत। अब हमें पता चल गया कि उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र जो है पर स्थानांतरी है। इसके साथ साथ 3 मुख्य क्या है? स्तंभ भी हैं, किसके? वेदांत के। तो इसका राइट आंसर है, इसमें क्वेश्चन में जाएँ तो क्वेश्चन को देखेंगे पर स्थानांतरी में कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा है? भगवत, यानी कि राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? बी। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें उपनिषद को श्रुति कहा गया। मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में कि उपनिषद को श्रुति भी कहा जाता है, और गीता को स्मृति प्रस्थान कहा जाता है, और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान क्या कहा जाता है। ये इनके जो है क्या दिए हुए, कई सारे जो नाम दिए, इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लेंगे। जैसे कि उपनिषद को श्रुति, उपनिषद क्या कहा जाता है? श्रुति। और श्रुति किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उपनिषद को पढ़ने के लिए जो है, जो वो हुआ करते थे, स्टूडेंट हुआ करते उस टाइम पर गुरुकुल में, वो क्या करते थे? अपने गुरु को सुनाया करते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? श्रुति। श्लोक वगैरह जो थे सुनाया करते थे, इसलिए कहा गया उसको श्रुति। श्रुति से मतलब मैंने पढ़ा था वीडियो में कि श्रुति लेख क्या होता है। तो श्रुति लेख क्या होता है कि सुनकर लिखना, और श्रुति मीन्स क्या होता है? श्रुति प्रस्थान का नाम क्यों रखा गया? कि उपनिषद को पढ़ने के लिए क्या हुआ करता था? एक दूसरे से कंठस्थ करने के लिए एक दूसरे को सुनाया करते, इसलिए इसका नाम, उपनिषद का नाम क्या पड़ गया? श्रुति पड़ गया। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। और गीता को स्मृति प्रस्थान कहा गया है। गीता का जो अन्य नाम है उसका स्मृति प्रस्थान भी है। ब्रह्मसूत्र का जो अन्य नाम है वो क्या है? न्याय प्रस्थान भी है। और इससे पता चलता है कि प्रस्थानांतरी में कौन सम्मिलित नहीं है स्टूडेंट? भगवत नहीं सम्मिलित है। क्वेश्चन में 72 को समझेंगे। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई है? ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में? हमने पढ़ा था आर्यों का जो मुख्य स्थान है वो क्या है? सप्त संत प्रदेश पढ़ा था हमने।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है वो उससे ही आसपास होना चाहिए। देखिए पहले पढ़ लेते हैं इसके ऑप्शन के। पहले लिखा पंजाब, बी में लिखा हुआ राजस्थान, और सी में लिखा दक्षिण भारत, और डी में लिखा सप्त संघ प्रदेश। तो डी इसका राइट आंसर, यानी कि ऋग्वेद संहिता की जो रचना हुई थी वो सप्त संघ प्रदेश के आसपास ही हुई थी। ठीक है, और ऋग्वेद के अंदर मैंने काफ़ी सारी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। ठीक है, उसके बाद में 10, 28 जो है इसके अंदर क्या है, सूक्त हैं। सूक्त में बताते सेइंग है। उसके बाद में 10, 28 के बाद में 10, 6, 4, 2 इसके अंदर क्या स्टूडेंट मंत्र है। ये मैंने चीज़ आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो ये चीज़ हम एक्सप्लेनेशन बताई गई है। इसके अलावा लिख बताए हुए जो फैक्ट बता रखे हैं इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यजुर्वेद जो था, क्या स्टूडेंट, जो यजुर्वेद था उसको 2 पार्टों में बांटा था। यजुर्वेद को 2 पार्टों में बांटा था हमने। एक तो शुक्ल यजुर्वेद, एक हमने शुक्ल यजुर्वेद में बांटा था, शुक्ल यजुर्वेद में। इसके अलावा हमने क्या बांटा बताइए, शुक्ल यजुर्वेद में बांटा था, और हमने एक बांटा था कृष्ण यजुर्वेद। किसमें, कृष्ण यजुर्वेद में। और जो शुक्ल यजुर्वेद है और जो कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद का जो दूसरा नाम है उसे वाजपेयी संहिता भी बोलते हैं, हमने बताया था आपको। शुक्ल यजुर्वेद का दूसरे अन्य जो नाम है उसको वाजपेयी संहिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वाजपेयी संहिता भी बोलते हैं। और यजुर्वेद का सबसे अंतिम जो भाग है, कलर दूसरा लेती हूँ, सबसे अंतिम जो भाग है किसका, यजुर्वेद का, उसको क्या है, कठोपनिषद। कठोपनिषद किससे कहा गया स्टूडेंट, यजुर्वेद के अंतिम भाग को कहा गया। और शुक्ल यजुर्वेद को वाजपेयी संहिता भी कहा गया। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद और पद दोनों में, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, गद और पद में दोनों मिलता है क्या, कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद जो है सिर्फ किस में मिलता है, पद में मिलता है। और शुक्ल यजुर्वेद के अंदर ही एक ब्राह्मण है जिसको बोला गया शतपथ ब्राह्मण। लिखने की जगह पे तो नहीं है, इधर लिख देती मैं। देखिए शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण वो शुक्ल यजुर्वेद का एक भाग है, शुक्ल यजुर्वेद का एक हिस्सा है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद का ये क्या हिस्सा है। देखिए एक बार मैं इसको समझ लेती हूँ इसके फैक्ट को। शतपथ ब्राह्मण विधे माधव की कथा मैंने आपको पढ़ाया था, विधे माधव की कथा। ठीक है, इन्होंने विधे माधव ने क्या करा था, बिहार के उत्तरी बिहार का क्या करा, आर्यीकरण किया था, है ना। और इसमें बताया कि रेवा नदी जिसे नर्मदा नाम दिया गया है। और मैंने कई सारी आपको नर्मदा और जो कई सारी नदियाँ थी उनका नाम भी बताया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि पुरुषनी नदी का जो रियल जो नेम है वर्तमान समय में, उस टाइम में पुरुषनी नदी था, उसका वर्तमान जो नाम है वो क्या है, आपको बताना है। ये मैंने कई बार आपको प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो ऋग्वेद के अंतर्गत नदियों का भी जिक्र है, ऋग्वेद के नदियों का जिक्र है। तो मैंने बताया था सिंधु नदी का कितनी बार जिक्र है, मैंने पढ़ाई थी आपको सिंधु नदी इसके अंदर, किसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर। मैंने आपको पढ़ाई थी गंगा नदी इसके अंदर, किसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर। मैंने पढ़ाई थी कि ऋग्वेद में कितनी कितनी बार गंगा और यमुना, गंगा यमुना सिंधु जो नदियाँ थी इसके अंदर किसका जिक्र हुआ है, नदियों का जिक्र हुआ है ऋग्वेद के अंदर। तो सिंधु का जो जिक्र हुआ है स्टूडेंट वो कितनी बार हुआ बताइए, अनेकों बार हुआ है, किसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर। जबकि बात करें गंगा की तो गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार जिक्र हुआ है। यदि बात करें किसकी, यदि बात की जाए 176, तो 176 बार बताइए, 176 बार किसका वर्णन हुआ है, 176 बार मैंने बताया था, 176 बार गाय, 176 बार किसका ही इस्तेमाल हुआ है, गाय का। इसको पूरा नाम गाय ना देकर इसको बोला गया हुआ है गविष्टि। क्या बोला है, गविष्टि बोला है, मैंने आपको पढ़ाया था गविष्टि। और युद्ध के लिए भी गविष्टि का ही यूज़ किया जाता था वहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, और इसको अघन्य भी माना गया था गाय को, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया, याद कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। इसमें लिखा 21 नदियों का उल्लेख है, इसके साथ साथ वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। इससे इम्पोर्टेंट नहीं, आगे चलेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, एक और बचता है क्वेश्चन हमारा, क्या क्वेश्चन कैसा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 73। हाँ, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलेंगे स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछ रहे हैं ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है। पहली बात आपको बताना, ऋग्वेद के अंदर 4 चतुर्वर्ण का जो 4 जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसका जो वर्णन मैंने आपको बताया था किसके अंदर, पहले मैं बता देती हूँ आपको। ऋग्वेद के अंदर शूद्र शब्द का उल्लेख
जो है किस मंडल में हुआ? ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें क्या हुआ बताइए। ठीक है, ऋग्वेद का 7वां मंडल और ऋग्वेद का 10वां मंडल। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो पहला मंडल और 10वां मंडल ये बताया था हमने, बाद में जोड़ा गया है। और जो 7वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, हमने पढ़ा था, सोम देवता को समर्पित पढ़ा था हमने। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन हमने बताया था, है ना, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन, उसको 10 राग युग भी कहा गया, 10 राजाओं का युद्ध भी कहा गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यदि भी बात की जाए 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल के अंतर्गत चतुर्वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भी जिक्र है, मैंने बताया प्रीवियस वीडियो के अंदर। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है ये। तो 10वां जो मंडल है उसमें 4 वर्णों का जिक्र है, मैंने बताया था। जो विराट पुरुष है उसके जो मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, और जो भुजाएं हैं वहाँ पर से क्षत्रियों का हुआ जन्म। इसी कारण जो क्षत्रिय हैं बहुत ज़्यादा बलशाली होते हैं, क्योंकि बाजुएं जो होती है काफ़ी ज़्यादा कैसी होती, पावरफुल होती, बलशाली होती हैं और किसी भी चीज़ को वजन उठा सकती हैं आसान से। ठीक है, उसके बाद में बताया था आपको वैश्यों का जो उत्पत्ति हुई थी वो मानी जाती है विराट पुरुष की जांघों से। कहाँ से स्टूडेंट? विराट पुरुष की जांघों से मानी जाती है किसकी? वैश्यों की उत्पत्ति। अब जबकि मानी जाए शूद्र, तो शूद्र की उत्पत्ति किससे होती है स्टूडेंट? विराट जो पुरुष उनके पैरों से मानी जाती है। किसकी उत्पत्ति? शूद्र की। तो यहाँ पे पूछा है शूद्र का उल्लेख हुआ है तो कौन सा? प्रथम में नहीं, सप्तम में बताया मैंने 7 क्या बोलते मैंने 10 राजाओं का युद्ध वर्णन है। अष्टम में नहीं, दसम में 10 ये राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, आगे पढ़ेंगे। मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको, जो कन्याएं होती थी जो शादी करती थी उनको क्या बोलते थे? उनके क्या बोलते थे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अमाजू। जो लड़कियां शादी नहीं करती थी सारी उनको अमाजू कहा जाता था। एक्सप्लेनेशन को हल्के समझ लेते हैं। देखिए एक बार, ऋग्वेद के अंदर जैतसम, ऋग्वेद के अंदर स्टूडेंट देखिए, ऋग्वेद के अंतर्गत जैतसम अर्थात पत्नी गृह कहकर उसे महत्व स्वीकार किया गया। ऋग्वेद में जैत स्तंभ अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया। वर वधु को सम्मिलित रूप से अर्ब कहा जाता था। वर और वधु को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? अर्ब कहा जाता था। और अमाजू किसे कहा मैंने आपको बताया है। 74 में चलेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? राजा की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, जब 2013 का क्वेश्चन सॉल्व किया था कि ये किसके द्वारा, कौटिल्य, मनु, चाणक्य जिनका नाम था उनके द्वारा लिखी गई थी ये बुक। ठीक है, और बात की जाए शतपथ ब्राह्मण की, शतपथ क्या है? जो शुल्ब, जो मैंने पढ़ाया था यजुर्वेद के अंदर जो है शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका ब्राह्मण है ये। और रामायण तो आपको पता ही है, और ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि राजा की उत्पत्ति के विषय में सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर राज्य की उत्पत्ति के विषय में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। देखिए इसके समझते हैं हल्का सा कि ऐत्रेय ब्राह्मण सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। और क्या होता है? अधिकारों में वृद्धि के फलस्वरूप, राजा की अधिकारों की वृद्धि के फलस्वरूप अलग अलग दिशाओं में राजाओं के अलग नाम बताए गए थे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ एक बार, मैंने सबसे पढ़ाया था आपको, मैंने सबको प्रीवियस वीडियो में ये लर्न करवा रखा था। पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण और मध्य। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से लर्न किया हुआ है। देखिए पूर्व का जो राजा था उसे क्या कहा गया था? पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का और मध्य का। मध्य का जो राजा था उसको राजा ही कहा गया था। दक्षिण के राजा को कहा गया था भोज। क्या गया था स्टूडेंट? भोज कहा गया था। ठीक है, पूर्वी के राजा की बात की जाए इसको कहा गया सम्राट। ठीक है, उत्तर का जो राजा था उसको कहा गया विराट, और जो पश्चिम का राजा था उसको कहा गया स्वैराट। क्या कहा गया स्टूडेंट? स्वैराट। दोबारा देख लीजिए, मैं हल्का डिस्कस कर देती हूँ, उस समय समझाती हूँ। पूर्व का राजा था उसको कहा गया था सम्राट। जो जिसने पूर्व का क्षेत्र विजित कर लिया वो सम्राट कहलाएगा। जिसने पश्चिम का क्षेत्र विजित कर लिया हो उसको कहा जाएगा स्वैराट। जिसने उत्तर का क्षेत्र विजित कर लिया उसको कहा जाएगा विराट। जबकि जिसने दक्षिण का क्षेत्र विजित कर लिया उसको कहा जाएगा भोज, और जिसने मध्य का क्षेत्र विजित कर लिया उसको कहा जाएगा राजा। तो ये क्या है? कैटेगरी वाइज उनको उनके जो स्थान थे स्टूडेंट, जो स्थान के द्वारा जीत गया था राजा के द्वारा, उसके द्वारा इनको क्या क्या डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, कि जिस दिशाओं के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया। ठीक है स्टूडेंट,
आगे देखें इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या पता है इसके अंदर कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दी हो। देखिए आगे देखिए कह रहे हैं कि अन्य जो फैक्ट है उसको समझ लेते हैं। राजस्यु यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत है। शतपथ ब्राह्मण के अंदर क्या क्या है स्टूडेंट, राजस्यु यज्ञ, एक राजस्यु नाम का एक यज्ञ हुआ था, तो उसका जो जिक्र है वो किसके, शतपथ ब्राह्मण के अंदर। शतपथ ब्राह्मण किसका अंग है, मैंने बताया था शुक्ल यजुर्वेद, यानी कि यजुर्वेद के अंदर दो पार्ट में बांटा था, शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद, तो उसका ही अंदर कृष्ण यजुर्वेद जो शुक्ल यजुर्वेद के अंदर ये थे शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण के अंदर राजस्यु यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिला है। कैकेय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और विदेह के जनक और कुरु के राजधानी असंविद, उद्दालक, अरुणी तथा पांचाल के परवाहन जवाली प्रमुख राजा थे। यहाँ पे राजाओं की बात की गई, अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी, किसकी, उत्तर वैदिक काल की। तो देखिए हमने अगर बात की जाए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी इसको हड़प्पा भी कहा गया था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने क्या पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद में बात करें हम पूर्व वैदिक काल। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ कब क्या क्या प्रचलित रही थी। अगर सिंधु घाटी की बात करें तो यहाँ पे था गेहूँ और जौ, किसमें था स्टूडेंट, सिंधु घाटी में पाया गया था। और उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या था, गेहूँ और कहाँ मिला था, उत्तर वैदिक काल में। और पूर्व वैदिक की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ क्या मिला था, जौ, ठीक है। एक और दोबारा समझा देती हूँ, सिंधु घाटी में क्या मिला, गेहूँ मिला, उसके अलावा क्या मिला, जौ मिला, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के अंदर गेहूँ मिला और क्या मिला, चावल मिला, ठीक है। यहाँ पर दोनों जगह पे गेहूँ है, लेकिन चावल और जौ का जो है डिफरेंट हो गया है। जौ को आप याद कर लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और उसके क्या कहते हैं, चावल क्या कर लीजिए आप उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और पूर्व वैदिक काल में सिर्फ जौ के ही अवशेष मिले। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी, किसकी, उत्तर वैदिक काल की। तो यदि बात करें इसके ऑप्शन को समझे तो पहले लिखा हो गेहूँ और चावल, और जौ और गेहूँ, और मक्का और अरहर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। मक्का अरहर का तो हमने अभी तक कहीं जिक्र नहीं करा, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारे पास बचते हैं दो आंसर, इसको करने का ईजी तरीका यही है। अब दो ऑप्शन में से हमें एक को चूज़ करना है। तो लिखा उत्तर वैदिक काल, तो मैंने आपको पढ़ाया था उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या पढ़ाया था मैंने, गेहूँ और चावल। तो देखिए गेहूँ और चावल किसमें लिखा, बी में लिखा जौ और गेहूँ, तो गलत हो गया ये। गेहूँ और चावल क्या राइट आंसर है। तो यानी कि उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या है, गेहूँ और चावल, यही इसका राइट आंसर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे पास 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, इसकी फैक्ट को समझ लेते हैं। फैक्ट में कुछ खास नहीं दिखाया, वाजपेयी संहिता के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। वाजपेयी संहिता में विभिन्न अन्नों को बोने तथा पकने का समय दिया गया है। वाजपेयी संहिता मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, देखिएगा पढ़ाया था ना मैंने। हो जाइए पेन सेट कर लेती हूँ। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वाजपेयी संहिता, ठीक है स्टूडेंट, वाजपेयी संहिता पढ़ाया था मैंने। तो वाजपेयी संहिता के अंतर्गत कौन सी फसल किस टाइम बोई जाएगी, किस ऋतु के मुताबिक बोई जाएगी, तो इसी करके किसके अंदर, वाजपेयी संहिता के अंतर्गत है। ये बुलबु नामक व्यापारी दानशील था, मैंने आपको पढ़ा रखा प्रीवियस वीडियो में। पणि नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के, जो पणि नाम के व्यापारी थे वो गाय की चोरी क्या करते, इसलिए वो कुख्यात थे। कुख्यात मतलब जिसे कहते हैं बदनाम थे वो। ऋग्वेद में युद्ध का प्रायगविष्टि मैंने आपको पढ़ाया प्रीवियस, अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया बिल्कुल एज इट अभी पढ़ाया। और मैंने पढ़ाया गाय के अंदर, गाय का जो वर्ड है ऋग्वेद के अंदर 176 बार है। देखिए वही बात यहाँ पे कही गई है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो किताब से बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो कहीं ना कहीं एडिशनल चीज़ें, एडिशनल नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। 76 को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा लास्ट बचता है, निम्नलिखित में कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था। अब यहाँ पर किसकी बात होगी, पूर्व वैदिक युग की अभी हमने पढ़ा है वैदिक काल में क्या हुआ था, और पूर्व वैदिक काल में सिंधु घाटी में की सभ्यता में क्या क्या चीज़ मिली थी। तो लिखा हुआ पहले लिखा हुआ गेहूँ, और दूसरे में लिखा हुआ जौ, और सी में लिखा हुआ चावल, और डी में लिखा हुआ चना। तो देखिए चावल भी नहीं था और चना भी नहीं था,
अब हमारे पास बचता है क्या, गेहूँ और जौ। तो हम राइट आंसर की तरफ जाएंगे, तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट जौ है। क्या स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है। पूर्व वैदिक युग का प्रमुख जो खाद्यान्न था वो जौ था। एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि जो पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि यव मीन्स क्या होता है। यव मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जौ होता है। ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, प्रीवियस क्वेश्चन पर उसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है। ये यव मीन्स क्या होता है, क्योंकि जौ तो सभी को पता, लेकिन जिसका नाम क्या क्या है वो नहीं पता। ऋग्वेद के 10वें मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, जो खेती से संबंधित जो बातें कही वाजनी संहिता के अंदर पढ़ी लिखी हुई हमने, कि कौन सी खेती किस टाइम किस ऋतु के मुताबिक बोना है। ऋतुओं में चावल, नमक, मछली का उल्लेख नहीं है, यानी कि ऋग्वेद के अंदर, सॉरी ऋतु पढ़ ली मैं, ऋग्वेद में चावल, नमक और मछली का उल्लेख नहीं है। जब देखिए भी क्वेश्चन आता है किसका उल्लेख नहीं है। दूध में यम यानी कि जौ डालकर धीरे पकाया जाता था, और जौ के सत्तू भी होते जो दही में डालकर खाए जाते थे, जिसे करभम, क्या करभम, जिसको करम्ब किया गया, करम्ब नाम का भोज्य पदार्थ पकाया जाता था। इसमें क्या होता था, जौ पकाया जाता है, इसके अंदर क्या डाला जाता, दही डाल के खाया जाता था। जौ में दही डाल खाया जाता है, इसको क्या बोला गया, करम्ब बोला गया स्टूडेंट। तो ये हमारे 76 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसे आगे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।